अब चेक करो आवाज, अब फैजान अब आवाज सही आ रही है? ठीक है ना? तो सीन कुछ ऐसा है बेटा कि इसको आपके पास पीआरसी वन को आपके पास तीन टीचर्स पढ़ाएंगे, एक मैं पढ़ाऊंगा, एक सर अली अमानुल्लाह है वो पढ़ाएंगे, और एक सर हसन माथवानी है वो पढ़ाएंगे। ठीक है ना? शुरू के जो फर्स्ट फोर चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के वो मैं पढ़ाऊंगा, और बाकी जो छह चैप्टर्स हैं वो बाकी दोनों टीचर्स पढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में? स्टार्टिंग में मैं तीन चैप्टर्स पढ़ा दूंगा पहले, चैप्टर नंबर 4 में होल्ड करूंगा, जिसमें से नवंबर बैच का भी मैंने फर्स्ट थ्री चैप्टर्स उनको पढ़ा दिए, फोर्थ चैप्टर उनका होल्ड है। ठीक है? वो सर अली के साथ मैं कोऑर्डिनेशन कर लेता हूँ, फिर जब वो अपना चैप्टर पढ़ाने वाले होंगे उससे पहले मैं वो पढ़ा दूंगा, ताकि वो रिसेंटली बच्चे ने पढ़ा होता कनेक्टेड चैप्टर्स हैं, तो बच्चे को जो है ना वो मैनेज हो जाएगा इसीलिए, वरना भूल जाएगा वो। ठीक है ना? अब आओ सर बात करते हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग। अच्छा, कितने लोगों को डर लग रहा है यार अकाउंटिंग जो है ना एक पता नहीं क्या अजीब सी चीज होगी, पता नहीं क्या सामने आएगा? है? नहीं ऐसा नहीं है। देखो बड़ी आसान सी चीज है। मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये चार, सिर्फ ये चार ऑपरेशंस ही अकाउंटिंग में यूज होते हैं, इसके अलावा और कुछ तीसरी कोई चीज यूज, चौथी पांचवी कोई चीज यूज नहीं होती। ठीक है ना? ये सिर्फ चार ऑपरेशन यूज होते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल भाई, तुम्हारा नाम क्या लड़के? इर्तिजा। भाई अब इर्तिजा नाम का एक बच्चा है, ठीक है? इसको अपने फादर से रोजाना के पास जो इसको पैसे मिलते हैं, जो इसके फादर इसको पैसे देते हैं, वो लेट से 500 रुपए देते हैं इसको रोज। ठीक है? अभी सिर्फ कहानी सुनेंगे। कितने पैसे देते हैं बेटा? 500 रुपए रोज देते हैं। कितने दिन तक देंगे? 30 दिन तक देंगे। कितने पैसे हो जाएंगे? 15,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, जब ये रोज अपने फादर से 500 रुपए लेता था, तो रोजाना अब्बा को बोलता था कि भाई अब्बा पैसे बढ़ा के दो, पैसे कम पड़ रहे हैं। क्या दो? पैसे बढ़ा के दो, 500 रुपए में रोज का खर्चा नहीं हो रहा, पैसे ज्यादा चाहिए। अब इसके अब्बा रोजाना से पूछते थे बताओ कहाँ का खर्चा किया है भाई, खर्चा कहाँ कहाँ किया, ताकि मुझे पता चले ना कि तुम कितने पैसे किस चीज पे खर्चा करो। ऐसा थोड़ी कि तुम धुएं में उड़ा रहे हो पैसा, बोलो कम पड़ रहा है पैसा और चाहिए, ऐसा है? तो कहने का मकसद क्या है कि अब्बा ऐसे पूछ रहे हैं कि बेटा कहाँ कहाँ पैसा खर्चा किया, पहले मुझे वो बताओ। अब इसके बाद कोई रिकॉर्ड तो मेंटेन हुआ हुआ नहीं है कि मैं कहाँ कहाँ खर्चा करता हूँ। तो अब क्या करना शुरू करेगा, रोजाना की बेसिस के ऊपर ये अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू करेगा, ताकि अपने फादर को शो कर सके कि भाई मैं हाँ किस किस चीजों पे पैसा खर्चा करता हूँ। आओ सबसे पहला काम क्या करेगा बेटा, ये रिकॉर्डिंग करेगा। किस चीज की रिकॉर्डिंग करेगा? अपने एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ये घर आने जाने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है, तो 100 रुपये आने के, 100 रुपये जाने के, कन्वेंस के कितने पैसे हो गए बेटा? 200 रुपये हो गए। ओके। अब कन्वेंस के बाद जब लंच ब्रेक होता है, फर्स्ट लंच कर लो इसको, ठीक है ना? तो लंच ब्रेक के अंदर ये फ्राइज वगैरह भी ले लेता है कुछ, और पानी भी ले लेता है। ठीक है? ऐसा लगा ले। मुझे बताओ कितने की प्राइस मिल रही है आजकल, कितने की प्राइस मिल रही है? 150? 50 की मिलती है? चलो 100 रुपए की प्राइस लगा ली। पानी की बोतल कितने की है? 50 रुपए की है। लगा लो वो भी। ठीक है? अब फिर एक सेकंड ब्रेक भी होती है, क्योंकि अब क्लासेस 8 8 बजे तक होने शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना? तो अब सेकंड ब्रेक भी होती है। तो सेकंड ब्रेक का भी कुछ इसी तरीके से कोई कोई स्नैक्स वगैरह ले लेता ही है। ठीक है ना? और फिर साथ में कोई पानी की बोतल वगैरह ये ले लेता है। अब टोटल पैसे कितने खर्चा होगा भाई? है 350 रुपये हो गए। 500 रुपये लिए थे, 350 रुपये खर्चा हो चुके हैं। अच्छा एक काम करो, अभी स्नैक्स को ले लो 150 रुपये का, और फिर पानी की बोतल 50 रुपये ले लो। टोटल पैसा कितना खर्चा कर लिया बेटा? तो रोजाना का इसके बाद खर्चा कितने का है? 550 रुपये का। 500 रुपये अब्बा से ले रहा है, जब भी तो अब्बा को कह रहा है बेटा पैसे कम पड़ रहे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या काम करेगा, ये पूरे अपने 30 डेज का इस तरीके से क्या करेगा बेटा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, सबसे पहला स्टेप। अच्छा, रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद सेकंड चीज के ऊपर ये लेके आएगा, समराइजिंग के ऊपर।
मुझे बताओ भाई, 30 दिन का रिकॉर्ड हुआ हुआ है ना। अब 30 दिन का रिकॉर्ड 5 पेजेस के ऊपर लेके आ गया ये। तो 5 पेजेस को तो अब्बा को थोड़ी दिखाएगा, रिकॉर्ड को क्या करेगा, समराइज करेगा, क्योंकि रोजाना कन्वेंस के पैसे खर्च हो रहे हैं, रोजाना फर्स्ट ब्रेक में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अब क्या करेगा ये, मेन हेड्स के हिसाब से, जैसे कन्वेंस के अंदर पैसे डाल दिए 200 रुपए, कितने दिन के होते हैं बेटा, कितने हो गए ऐसे, 6,000 रुपए को हो गए। अच्छा, फिर फर्स्ट लंच के पैसे डाल दिए। फर्स्ट लंच में कितने पैसे खर्च हुए थे, 150 रुपए। 30 दिन तक खर्च हुए, कितना बना, ठीक है। और सेकंड ब्रेक में कितने पैसे खर्च हुए, 200, कितने दिन के हुए, फिर वही 6,000 रुपए के होगा। टोटल पैसा कितना खर्चा हो गया बेटा, है 16,500। तो देखो सबसे पहले क्या किया इसने, पूरे 30 दिन का क्या किया, बोलो, रिकॉर्ड मेंटेन किया, सबसे पहला काम रिकॉर्ड मेंटेन किया। सेकंड चीज पे क्या किया इसने, समराइजिंग की, कि भाई जो जो मेन मेन हेड्स थे उनके अंदर रेलेवेंट चीजों की पोस्टिंग कर दी है, ठीक है। देखो पहले तो फर्स्ट ब्रेक के अंदर भी दो चीजें थी ना, फ्राइज भी था, पानी भी था, उसी को फर्स्ट ब्रेक के अंदर ही डाल दिया। सेकंड ब्रेक में भी दो चीजें थी, उसको भी सेकंड ब्रेक के अंदर ही डाल दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप करेगा ये, क्या, कंक्लूजन निकालेगा। कंक्लूजन निकालेगा मतलब कि इसकी इनकम कितनी हुई, पैसे कितने लिए थे अब्बा से, 15,000 रुपए, ऐसा ना। इसने एक्सपेंस कितने का किया, 16,500 रुपए का। इसका मतलब 1,500 रुपए इसने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, ऐसा। मतलब लॉस हो गया, मतलब वो हमने कवर करे अम्मी से लेके, मिसाल के तौर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अम्मी से लेके कवर की, ऐसे ही है ना। तो अब जब अपने फादर को ये इस तरीके से ये चीजें करके दिखाएगा, तो अब्बा को पता चल जाएगा, हाँ भाई 16,500 17,000 रुपए का बच्चे का खर्चा है। बाकी बात समझ में आएगी, आ रही है बात समझ में। ये क्या करी है उसने, ये जो पूरे 30 दिन तक उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर उसने क्या किया, उसको समराइज किया। फिर समराइज करने के बाद उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई आया कितना, 15,000 आया, गया कितना, 16,500 गया, ठीक है ना। कितना लॉस हो गया, जो जेब से चला गया अपनी, 1,500 रुपए जेब से चले गए, ठीक है। तो ये क्या करा है उसने, ये अकाउंटिंग करी है उसने। ये क्या करी है, अकाउंटिंग करी। क्या ये डेली बेसिस के ऊपर आप काम करते ही नहीं करते, हाँ सर, घर से निकलते हैं पैसे लेके निकलते हैं, जब घर में घुसेगा तो पता चल जाएगा भाई कितने खर्चा किए, कितने बच गए। तो ये क्या है बेटा, इस कॉल्ड अकाउंटिंग, ठीक है। सो अकाउंटिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, समराइज करना। थर्ड स्टेप क्या है, कंक्लूजन निकालना। आओ अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ठीक है ना। फिर एक साथ कॉपी कर लीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग की मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखता हूं, एंड दिस इज द अकाउंटिंग डेफिनेशन। क्या है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कर ली, फिर क्या किया, क्लासिफाइंग किया, फिर क्या, समराइजिंग भी किया, वही सारी तीनों चीजें करी ना हमने। ओके, फिर क्या किया, द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर का मतलब क्या है कि उसमें पैसे का इंपैक्ट शामिल हो। भाई मैंने आपको एडवाइस दी, ठीक है ना, क्या इस एडवाइस में कोई फाइनेंशियल नेचर शामिल है या नहीं है, बोलो, नहीं है। तो क्या ये अकाउंटिंग की जबान में रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी, हाँ सर, अगर मैंने एडवाइस दी और आपने मुझे पैसे दिए इस एडवाइस को लेने के, तो फिर क्या होगा, फिर ये फाइनेंशियल नेचर की होगी, फिर हम इसको रिकॉर्ड भी करेंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि देयर आर
हाँ बेटा, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग? टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है मैनेजरियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के आपके पास मेरे प्यारे बच्चे तीन पेपर हैं, FAR 1, FAR 2, FAFR। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आपके पास तीन पेपर है, ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होगा, वही बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी बताता हूँ ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है ना। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस का आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई साल के एंड के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा एक और अकाउंटिंग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक पेपर है जो कि सिर्फ एक ही पेपर है कैफ के अंदर, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कितने पेपर्स होंगे? तीन पेपर्स होंगे, FR 1, FR 2 और FFR, ठीक है ना। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कितने पेपर्स होंगे? सिर्फ एक ही पेपर होगा जो कि कैफ के अंदर है, ठीक है। तो इस चीज को अपने पास नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, शाबाश। ऑनलाइन बेटा, ऑनलाइन फातिमा और उजैफा, फैजान, नादे अली, समझ में आ रहा है सबको? नहीं फातिमा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सारे पेपर्स पीआरसी में नहीं है। जो FR 1, FR 2, FFR मैंने लिखे हैं, इसमें FR 1 और FR 2 ये कैफ के अंदर है, और FFR जो है वो CFAP 1 है, ठीक है, फाइनल्स का पेपर है। पीआरसी में सिर्फ एक जर्नल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग बेसिक क्या होती है, बस। बेटा आगे मूव करें, सब साथ है, डन। चलो ओके। अब एक बात को याद रखो प्यारे बच्चों, हर किसी चीज की ना एक साइकिल होती है, या नहीं है? भाई मिसाल के तौर के ऊपर जब छोटे बच्चों को आप स्कूल में एडमिशन कराओ तो वो डायरेक्ट सेकेंडरी लेवल में आ जाता है क्या? फर्स्ट उसको कहाँ एडमिशन मिलता है भाई? प्री स्कूल में जाता है वो। प्री स्कूल के बाद कहाँ जाता है? प्राइमरी में आता है। फिर प्राइमरी के बाद कहाँ जाता है? बोलो। सेकेंडरी के बाद कहाँ जाता है? हायर सेकेंडरी में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है वो? CA में आ जाता है, फिर कहीं जाने के लायक नहीं रहता। भाई CA होगा तो कहीं आगे जाएगा ना, CA ही नहीं होगा वहीं रुका रहेगा वो, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है, देखो एक प्रोसेस है, एक साइकिल है, जिस स्टेज से आप गुजरते रहोगे नेक्स्ट स्टेज में आते रहोगे। इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी एक साइकिल है, क्योंकि अकाउंटिंग के प्रोसेस का नाम है ना। तो अकाउंटिंग की भी एक साइकिल है जिसको आप दूसरी जबान में अकाउंटिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब सर अकाउंटिंग साइकिल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अकाउंटिंग साइकिल के अंदर पांच चीजें आती हैं, ठीक है, पांच स्टेप्स है। सबसे पहले स्टेप ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज आपके पास आता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास? ट्रांजैक्शन। अगर ट्रांजैक्शन पता लगे भाई ट्रांजैक्शन किस चीज को बोला जाता है, फिर ट्रांजैक्शन के बाद उसको बोला जाता है सेकेंड स्टेप को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद थर्ड पे आता है हमारे पास लेजर्स। फोर्थ के ऊपर हमारे पास आता है ट्रायल बैलेंस। एंड फाइव पे आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो ये 5 तरीके के अकाउंटिंग साइकिल हैं जो कि वन बाय वन करके हमने सीखने होंगे। मैंने आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस तक सिखाना है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, यहां तक मेरा काम है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला एरिया जो है वो बाकी एरिया देखेंगे, बाकी टीचर्स देखेंगे, ठीक है ना। अब से बात ये आती है कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या है भाई? ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपल ऐसे समझे कि आपने किसी से कोई चीज खरीदी है और उसको पैसे दिए हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। कि कोई चीज खरीदो या बेचो और उसके अंदर कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट शामिल हो, पैसे का लेन देन शामिल हो, दैट इज योर ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर मैं बोलता हूं परचेज कंप्यूटर्स फॉर कैश ₹90,000। ये क्या है कि हमने कंप्यूटर्स खरीदे, कैश पे खरीदे, और कितने में खरीदे? 90,000 पे खरीदे। तो क्या इसके ऊपर मॉनेटरी इंपैक्ट शामिल है या नहीं, फाइनेंशियल नेचर शामिल है, पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैं लिखता हूं एक और ट्रांजैक्शन, पेड यूटिलिटी बिल्स अमाउंटेड टू ₹15,000। यूटिलिटी बिल्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी वगैरह के बिल होते हैं ना, दैट्स कॉल्ड यूटिलिटी बिल्स। तो यूटिलिटी बिल्स मैंने पे करें कितने हजार रुपए के बेटा? 15,000 रुपए के। पेड का तो इसमें अमाउंट शामिल हो गया नहीं हो गया? हो गया, तो दैट्स कॉल्ड, बोलो, ट्रांजैक्शन है, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। एक और लिखता हूं ताकि मतलब समझ में आ जाए आप लोगों को। सेल्स मेड टू कस्टमर अमाउंटेड टू ₹9,000। हाँ भाई, हमने एक कस्टमर को क्या करा है? सेल्स करिए। कोई ऐसा बच्चा जिसको सेल्स का मतलब ही समझ नहीं आता हो? भाई सिंपल, सेल्स का मतलब बेचना है भाई। आपने सामान बेचा कि कस्टमर को, कितने का? 9,000 रुपए का, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपके लिए? ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब कि आपने किसी से कुछ खरीदा हो या किसी को कुछ बेचा हो और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हुआ हो, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। आ रही है मेरी बात समझ में? है बेटा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके। अब सेकंड स्टेप में क्या आता है? ट्रांजैक्शन करने के बाद उसको क्या करेंगे? उसको लेके जाएंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, ठीक है ना। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में सबसे पहली बुक हम कौन सी बनाते हैं? सबसे पहली हम बुक बनाते हैं कैश बुक। क्या बुक बनाते हैं बेटा? कैश बुक और बैंक बुक, ठीक है। और सेल्स बुक, या इसको आप बोलोगे सेल्स जर्नल, ठीक है। फोर्थ पे आप बोलोगे परचेज बुक या परचेज जर्नल, ठीक है। रिसीवेबल बुक, एंड जर्नल जर्नल, ठीक है। बुक्स हैं आपने जो कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में बनानी है। अब देखो मिसाल के तौर के ऊपर कैश बुक है, कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब कहाँ रिकॉर्ड होंगी? अब रिकॉर्डिंग की बात है ना बेटा, रिकॉर्ड भी तो करना है हमने, सबसे पहला स्टेप रिकॉर्ड ही करना था। तो रिकॉर्डिंग के लिए सारी क्या यूज होती है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यूज होती है, ठीक है ना। जो भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आ जाएंगी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाएगी। कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किस में रिकॉर्ड होंगी? बोलो, कैश बुक में रिकॉर्ड होंगी।
ऐसा ही है। अच्छा, बैंक बुक हम नहीं बनाते, वो बैंक बनाता है। अच्छा, सेल्स बुक क्या चीज है भाई, आपको तो वो कहाँ लिखोगे? सेल्स में लिखोगे, सेल्स बुक में लिखोगे ना कितने कितने का सामान बेचा। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, परचेज बुक क्यों बनाते हैं भाई? जब सामान खरीदोगे बुक के अंदर लिखेंगे उसको। ठीक है, फिर मैंने एक लिख, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? अब भाई किसी को सामान बेचा, आधे दिए आधे नहीं दिए, तो जो आधे नहीं दिए उसको कहाँ लिखूंगा मैं? रिसीवेबल बुक के अंदर लिखूंगा। या किसी ने पूरे ही नहीं दिए, कल दे दूंगा, ठीक है ना, तो वो कहाँ लिखूंगा मैं? रिसीवेबल बुक के अंदर लिखूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, बाद औक़ात आप सामान खरीदते हैं, थोड़े पैसे दे देते हैं, थोड़े पैसे नहीं देते, या वो आपका सप्लायर बोल देता है। सप्लायर कौन? जिसने आपको माल भेजा है। ठीक है ना, आपका सप्लायर कहता है कि भाई आधे पैसे दे दो, आधे पैसे बेचने के बाद देना। तो जो आधे पैसे मैंने दे दिए, मिसाल के तौर पर 1 लाख में से 50,000 दे दिए, 50,000 बचे, तो 50,000 मेरा क्या है? रिसीवेबल है या पेएबल है? पेएबल है ना, मैंने देने हैं दूसरे को, दैट इज माय पेएबल। तो वो कहाँ लिखूंगा मैं? पेएबल बुक में लिखूंगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? किसी से लेने होंगे तो दैट इज माय रिसीवेबल, तो वो रिसीवेबल बुक के अंदर आएगा। किसी को मैंने देने होंगे तो दैट इज माय पेएबल। आ रही है बात समझ में? अच्छा, और फिर सर जर्नल, जर्नल जो ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं आएगी इन बुक्स में, वो जर्नल, जर्नल के अंदर आएगी। ठीक है ना, जो ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं आएगी वो कहाँ आएगी? जर्नल, जर्नल के अंदर आएगी। आ रही है बात समझ में? सर कौन कौन सी होगी वो बाद में बताएंगे ना, अभी तो बहुत सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। तो सबसे पहले काम क्या करना है बेटा, हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद सेकंड स्टेप क्या करना है, हमने उनको रेलेवेंट बुक्स के अंदर क्या करनी है, उनकी पोस्टिंग करनी है, उनको रिकॉर्ड करना है रेलेवेंट बुक्स के अंदर जाके। ठीक है ना, फिर लेजर्स के अंदर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स हम बाद में देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो बताओ, सब साथ है ना वैसे यहां तक? तो किसी को कोई मसला परेशानी तो नहीं है? हैं? ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ है मेरे? ये बुक्स कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनती हैं, कौन कौन बनाता है, ये सब बातें अभी है ना, बाकी बाद में, अभी तो बेसिक बेसिक देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है। ओके, मुझे एक बताओ, क्या आप लोगों को हिंदी पढ़नी आती है? क्यों? जी आयशा? है? नहीं, लैंग्वेज नहीं है तो हमारी तो इंग्लिश भी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन आती तो है ना पढ़ना। वैसे वो भी टूट फूट आती है, लेकिन बाकी नहीं आती। हाँ। अच्छा, सीखी नहीं कभी, एलिमेंट्स का नहीं पता ना, है ना, ऐसे ही है ना। क्या चाइनीज पढ़नी आती है? क्यों? बिकॉज हमें उनके बेसिक अल्फाबेट्स का नहीं पता। हमें उनके बेसिक अल्फाबेट्स का पता चल जाएगा तो हम वो भी रीड कर लेंगे जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही है ना भाई, बच्चा सिंधी नहीं पढ़ता क्या? पढ़ता है ना। तो सिंधी बहुत नोन, कोई बहुत फेमस है क्या? कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है। लेकिन हम सिंधी कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमें अल्फाबेट्स का पता होता है। इंग्लिश कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमें, उर्दू कैसे पढ़ लेते हैं? क्योंकि हमें अल्फाबेट्स का पता होता है। इसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक अल्फाबेट्स हैं, अकाउंटिंग के भी कुछ बेसिक पिलर्स हैं, उनको जाने बगैर आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपने अकाउंटिंग के एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं। ट्रांजैक्शन था ना पहला स्टेप, तो हर ट्रांजैक्शन के अंदर आपने अकाउंटिंग के एलिमेंट्स ढूंढने होते हैं, किस किस के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो उन अकाउंटिंग एलिमेंट्स को जाने बगैर आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो अपने पास हिंट डालिएगा, अकाउंट, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग, एलिमेंट्स ऑफ। देखो बेटा, ये वो चीज है, एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग जहन में बैठ गया ना, तो अकाउंटिंग आ गई। और बहुत कोई 30 मार खां वाली हिसाब किताब नहीं है, बहुत बेसिक, बहुत बेसिक हिसाब किताब, ये भी बता दूंगा मैं आपको कैसे। हाँ लड़की, तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? उरूज। उरूज, आप बताएं बेटा, अकाउंटिंग के कितने एलिमेंट्स हैं? 5, वेरी गुड। कौन कौन से? एक मिनट में लिखूंगा अभी साथ साथ। ठीक है, और
ठीक है। सेल्स? नहीं। रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द मेन हेड। और कैपिटल और लायबिलिटी। वेरी गुड। शुक्र है भाई, इस बच्ची ने पूरे के पांच एलिमेंट बताए। नवंबर बैच में कुछ हमारे पास इंटर कॉमर्स के बच्चे थे, किसी ने मुझे बोला 3 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, किसी ने मुझे बोला 4 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है ना? अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अकाउंटिंग कितनी आती होगी। तो ये बेसिक 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग है। पहला क्या है बेटा? एसेट्स। दूसरा क्या है आपका? एक्सपेंस। तीसरा क्या है आपका? और कैपिटल और लायबिलिटी। ये 5 एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गई, जिंदगी आसान हो जाएगी। आओ हेडिंग डालो, व्हाट इज एसेट। हाँ भाई, कौन बताएगा? मैं यही बताएगी, और कौन बताएगा? तुम बताओ रिदा। और हाँ, तो भाई हर वो चीज अकाउंटिंग की जबान में एसेट होती है जहां पर 3 कंडीशंस फुलफिल हो सके। कितनी कंडीशंस? बोलो बोलो भाई, कितनी? 3। पहली, वो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। क्या दे आपको? बेनिफिट दे। सेकंड चीज क्या, अभी मैं लिखवाता भी हूं। सेकंड चीज क्या है? कि वो चीज कंट्रोलेबल भी हो। थर्ड चीज क्या है? कि उसकी एक लाइफ भी हो। क्या क्या बताया मैंने? कि आपको बेनिफिट दे, कंट्रोलेबल हो, और क्या हो? उसकी एक लाइफ भी हो। तो ऐसी चीज को अकाउंटिंग के जमाने में क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। मुझे बताओ, आपको क्लास में प्रोजेक्टर लिखा हुआ लगा हुआ नजर आ रहा है? क्या अब सोचना ही है कि प्रोजेक्टर मेरा एसेट है या नहीं है? क्या ये मुझे बेनिफिट दे रहा है? हाँ सर, छोटी स्क्रीन को बड़ा करके दिखा रहा है, पहली चीज। क्या ये कंट्रोलेबल है या नहीं है? हाँ सर, मैं अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकता हूँ, उसको मुंह इधर उधर घुमा सकता हूँ, ऐसा ही है ना? क्या इसकी एक लाइफ है या नहीं है? बिल्कुल इसकी एक लाइफ है। तो ये प्रोजेक्टर मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। भाई आपको एसी लगा हुआ है क्लास में, क्या एसी बेनिफिट देता है? हाँ सर, ठंडी हवा फेंकता, मजा आता है। दूसरी चीज क्या, क्या ये कंट्रोलेबल है? बिल्कुल है। क्या इसकी एक लाइफ है? बिल्कुल है। तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? एसेट। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, टीवी हो गया, टेबल डेस्क, ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट्स हैं, क्योंकि सबके सब मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबकी एक यूजफुल लाइफ भी है, और सबको मैं क्या करता हूं बेटा? कंट्रोल भी कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो लिखो, एनीथिंग कैन बी एसेट, एनीथिंग कैन बी ट्रीटेड एज एसेट which fulfill following conditions। तो कोई भी चीज को हम एसिड बोल सकते हैं जो कि फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करे। इट प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हमें बेनिफिट्स है फ्यूचर के। इट इज कंट्रोलेबल एंड इट्स हैव डेफिनाइट यूजफुल लाइफ। और उसकी क्या भी हो बेटा? एक लाइफ भी होनी चाहिए। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? वेरी गुड। फातिमा, कैसा लग रहा है पहली क्लास लेके? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? सर थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चलें क्लास आगे मूव करें। तो मुझे बताओ, एसिड, किस चीज को एसिड बोलते हैं हम अकाउंटिंग की जबान में?
बताओ। ठीक है। अच्छा, इनमें से कोई भी एक कंडीशन हटेगी, वो एसिड की कैटेगरी से हट जाएगा। मतलब डेफिनाइट लाइफ है, ठीक है, बेनिफिट भी देता है, कंट्रोलेबल नहीं है, एसिड की कैटेगरी से बाहर। भाई फर्स्ट दो कंडीशन है लेकिन लाइफ नहीं है, ठीक है, कंट्रोलेबल, एसिड की कैटेगरी से बाहर। तो एसिड की कंडीशंस को फुलफिल होने के लिए ये तीनों कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। आ रही है मेरी बात समझ में? अब नाउ एसिड्स कैन बी बाइफरकेटेड इनटू टू। अभी जा देखो बेटा, आ जाओ। एसिड्स दो तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। एक, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूजफुल लाइफ। एक यूजफुल लाइफ के हिसाब से एसिड्स को हम डिवाइड करते हैं, और एक डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। ठीक है ना, एसिड्स की लाइफ के हिसाब से अलग उसको ट्रीट करते हैं, और एसिड्स के नेचर के हिसाब से उसको अलग ट्रीट करते हैं। देखो, एस पर IAS 1, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, आपका जो रिपोर्टिंग ईयर है, आपका जो रिपोर्टिंग ईयर है, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है जिस साल की आप अकाउंटिंग करते हैं, दैट्स 1 ईयर पीरियड। ठीक है, वो कितने साल का होता है? 1 साल का होता है, प्रोबेबली 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी को बुक्स ओपन होती हैं, 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो इस बीच में जो भी होगा वो आपने फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट फॉर रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो इस 1 ईयर के पीरियड में एसेट्स दो तरीकों से आ जाते हैं। एक वो एसेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। और एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जिनकी लाइफ लेस देन 1 ईयर हो। क्या हो? लेस देन 1 ईयर हो, मतलब 1 साल से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, कैश। कैश होता है ना, कैश, पैसा। तो पैसे की लाइफ क्या है? भाई मिसाल दो, मेरे पास 1 लाख रुपए अभी 1 मिनट में खर्च हो जाएंगे, तो मसले वाली बात थोड़ी है। 1 करोड़ रुपए अभी खर्च हो जाएंगे, अभी हम दो गली क्रॉस करेंगे, गाड़ी भी नहीं आएगी 1 करोड़ रुपए के अंदर। ठीक है ना? तो कैश विल बी ट्रीटेड एज अ, बोलो, करंट एसेट्स। एक और चीज मैं लिखता हूं, पता नहीं तुम लोगों को समझ में आए नहीं आए। क्या लिखा? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है? भाई सामान, माल। कपड़े की दुकान में कपड़ा क्या है? इन्वेंट्री है। खाने की दुकान में जो खाना है वो क्या है? बोलो, इन्वेंट्री है। आप किसी शोरूम में चले जाते हो जहां पर फर्नीचर वगैरह रखा हो, तो फर्नीचर उसका क्या है? मतलब हर वो चीज इन्वेंट्री है जिस चीज का आप कारोबार करते हैं। क्या? हर वो चीज इन्वेंट्री है जिस चीज का आप कारोबार करते हैं। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर, बात सुनो बेटा, सुनो बात सुनो। आप एक फर्नीचर के शोरूम में जाते हैं, ठीक है, उस बंदे का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब वो कारोबार किस चीज का करता है? फर्नीचर बेचता है वो। लेकिन उसके शोरूम में तो एसी भी लगा हुआ है। तो क्या एसी को इन्वेंट्री बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? एसी को इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का क्या है? फर्नीचर बेचना। तो दैट इज, फर्नीचर इज योर एसेट, ऐसा ना? अच्छा, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में चले जाओ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में चले गए, तो एलसीडी, फ्रिज, सब सामान रखा हुआ है ना? तो वो उसकी क्या है? वो इन्वेंट्री है। किसी मोबाइल शॉप में चले जाओ, मोबाइल रखे हुए सारे, वो सब चीजें क्या है? उसकी इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री की लाइफ भी 1 साल से
कम होती है। क्यों? नहीं ना, देखो, देखो लॉजिकली खेलो ना इसके ऊपर। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं, मेरी सेल, मुझे पता है कि भाई मैं रोजाना के मैं एक आईफोन बेचता हूँ। कितना बेचता हूँ? एक आईफोन बेचता हूँ। मुझे पता है एक आईफोन से ज्यादा आज तक नहीं बिका है। तो मैं पूरे साल में कितने आईफोन बेचूंगा? 365 बेचूंगा। 365 दिन होते हैं ना, रोजाना एक आईफोन बेचता हूँ भाई। तो कितने फोन बेचूंगा? 365। अब मैं आईफोन 16 लेके रख लूं 5,000। आईफोन 16 ले लूं 5,000, तो क्या होगा? बिकेंगे नहीं बिकेंगे? ओ भाई नहीं बिकेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 17 आ जाएगा ना, लोग लेंगे ही नहीं 16 है। तो इसीलिए इन्वेंट्री की लाइफ जो है वो एक साल से कम होती है, क्योंकि नए ट्रेंड आ जाते हैं मार्केट के अंदर। या जिस तरह से अगर कोई गारमेंट्स वाला हिसाब किताब ले लो, तो समर का हिसाब किताब अलग होता है, विंटर का हिसाब किताब अलग होता है। जो क्लियरेंस सेल वगैरह लगी होती है वो इसीलिए होती है ताकि इन्वेंट्री यूटिलाइज हो जाए, खत्म हो जाए उसके अंदर, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री का हिसाब किताब भी क्या होता है, एक साल से कम होता है। या मिसाल के तौर पर कोई खाने पीने का रेस्टोरेंट ले लो, ठीक है, या कोई मिसाल के तौर पर बिरयानी की शॉप ले लो। अब ऐसा थोड़ी कि वो गोश्त ले लेके रख लेगा, क्यों? खराब हो जाएगा ना। या वो चावल ले लेके रख लेगा, या मसाले सब कुछ ले लेके नहीं रख सकता ना, क्यों? क्योंकि उसका क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, या ट्रेंड चले आएगा। ऐसा ही है। तो इसीलिए इन्वेंट्री की लाइफ क्या कंसीडर की जाती है बेटा? एक साल से, बोलो, कम। तो एक साल से कम जिसकी लाइफ होती है हम उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और सर, जिनकी लाइफ एक साल या उससे ज्यादा की हो, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग है। और बिल्डिंग की लाइफ को एक साल थोड़ी होती है भाई, ज्यादा होती है एक साल से तो। या प्लांट एंड मशीनरी है। या डिलीवरी व्हीकल। तो इन सब की लाइफ क्या होती है बेटा? एक साल से ज्यादा की होती है। तो इसीलिए हम उसको किस में ट्रीट करते हैं? नॉन करंट एसेट्स में ट्रीट करते हैं, ठीक है। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बिल्कुल अहमद, वो फर्दर चीजें उसमें आती रहेंगी, सही है ना। ये तो मैंने अभी छोटे छोटे से लिखे हैं, वरना लिस्ट लिखने जाए तो फिर तो सारी क्लास उसी में निकल जाएगी। बिल्डिंग कंट्रोलेबल कैसे है? क्यों? बिल्डिंग में मैं अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता क्या? अपने हिसाब से अमेंडमेंट नहीं कर सकता? IS1 मींस, देखो फातिमा बेटा, अकाउंटिंग के ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं जैसे IFRS, जिसकी सर्टिफिकेशन मैंने की हुई है, ठीक है ना। इफ्रिक। तो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से की जाती है, ठीक है ना। सो IS1 जो बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसने हमें रूल्स बताए हुए हैं किस चीज को हमने किस तरीके से ट्रीट करना है, ठीक है भाई। हाँ भाई, एजुकेशन किस तरीके से होगी? कैसे कंट्रोलेबल? उसकी लाइफ कैसे? लाइफ इनफाइनाइट हो गई ना। भाई अकाउंटिंग में आपको सिखा रहा हूँ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो क्या अकाउंटिंग भूल जाएंगे क्या? तो रही आपके पास लाइफ। करेंगे करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं और निकल जाए, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट सब मेरे साथ हैं? नहीं? अब आओ अकॉर्डिंग टू देयर नेचर वाली बात करते हैं। इसको स्टेरिक वन में डाल देता हूँ और इसकी फ्लो चार्ट नीचे बनाते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट बिल्कुल भी रिफ नहीं करा रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर
नेचर। ओके फातिमा, शाबाश बेटा। अब नेचर के हिसाब से भी अकाउंटिंग के दो एलिमेंट्स हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और एक जिसको हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। अब बात आती है इनकी एग्जिस्टेंस की बात। तो मुझे एक बात बताओ, टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हो। इनटेंजिबल वो होंगे जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल, चेयर, कुर्सी, फलाना, ये सब चीजें क्या है? टेंजिबल एसेट है। यहाँ ऊपर मैंने जितने भी सारे 5 एसेट्स लिखे, कैश लिखा, इन्वेंट्री लिखी, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब लिखा, तो ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट्स है ना, अपनी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक दो। कैश, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये सब क्या है बेटा? टेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एसेट्स जो हमें बेनिफिट तो प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोलेबल भी होते हैं, जिनकी लाइफ भी होती है, लेकिन वो नजर नहीं आते। और ये कौन सा एसेट होगा भाई? ये कौन सा एसेट है? सॉफ्टवेयर्स। वेरी गुड। क्या होते हैं बेटा? सॉफ्टवेयर्स। मिसाल के तौर के ऊपर विंडोज का नाम सुना है ना आपने, और इतना तो सुना होगा है। विंडोज सिस्टम में यूज होती है। अब सिस्टम विंडोज जो यूज होती है, तो विंडोज का एक लाइसेंस होता है। सर हम तो ऐसे ही डाउनलोड करते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, वो विंडोज एक्टिवेशन दे रहा होता है ना साथ में। तो विंडोज के भी क्या होते हैं? लाइसेंस होते हैं, जो कि मुझे खरीदने पड़ते हैं। या बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि पेड होते हैं। ठीक है ना, आपकी नीड बेसिस के ऊपर बनाए जाते हैं। जिस तरह से हमने एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ पोर्टल का। अब पोर्टल को मैं छू कर टच तो नहीं कर सकता ना, है। लेकिन क्या पोर्टल को मैं चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, मैं रेगुलरली चीजें अपलोड भी कर रहा हूँ, डिलीट भी कर रहा हूँ, अमेंडमेंट्स भी वहां पर कर रहा हूँ। तो पोर्टल मेरे पास एसेट नहीं है क्या? बिल्कुल एसेट है सर, मैंने खरीदा है, मैंने उसके बदले के पैसे नहीं है। ठीक है ना। तो पोर्टल मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, क्योंकि वो फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं रखता, लेकिन वो एसेट है मेरे पास। या मेरे फोन के अंदर एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, आज एंड्रॉइड का लाइसेंस कैंसिल हो, ये फोन डब्बा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो पैसे थे वो खत्म हो गए, अब वो सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा हमारे पास। आ रही मेरी बात समझ में? या जूम हो गया, या जितनी भी पेड एप्लीकेशंस हैं, वो सब क्या कहलाती हैं हमारे पास? इनटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर एक और चीज ऐड कर लो, गुडविल, लोगो, पेटेंट्स। ठीक है ना। कोई भी कंपनी का नाम। क्या मैं पेप्सी कंपनी के नाम से कोल्ड ड्रिंक बना सकता हूं क्या? मैं कोल्ड ड्रिंक बनाता हूं, पेप्सी नाम रखूंगा उसका, है, बना सकता हूं? नहीं सर, क्यों? क्योंकि पेप्सी कंपनी का नाम ऑलरेडी पेटेंट हो चुका है, मैं नहीं रख सकता। अच्छा, मैं लोगो रख लेता हूं उसका। नहीं, लोगो भी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो भी क्या है, उसके एसेट्स हैं भाई। ऐसा है या नहीं है? तो ये सब चीजें भी आपके पास एसेट्स के तौर पे ट्रीट की जाती हैं। ऐसे मैंने लिखी गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज योर मार्केट रेपुटेशन। तो मार्केट में किसी बंदे की पोजीशन कैसी है। ठीक है ना। सो गुडविल भी आपके पास क्या कहलाती है? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है। ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा आप सबको? किसी को कोई मसला परेशानी तो मुझे बताएं। अहमद, वकास, समझ में आया बेटा आपकी? टेंजेबल एसेट्स का मतलब क्या है? ऐसे एसेट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हो, फिजिकली मौजूद हो, आप छू के टच कर सकते हैं उनको।
मतलब रजिस्टर वगैरह हुए हुए होते हैं ना वो, नादे अली। एसी की हवा भी है, एसी की हवा, या एसी की हवा कैसे कंट्रोलेबल है? हाँ सर, उसका टेम्प एसी कंट्रोलेबल है ना, हवा क्या है? एसी इज माई एसेट, और एसी की हवा को हम क्या करेंगे? एसी आएगा, और एसी भी आएगा किसके अंदर? उसके अंदर टेंजेबल एसेट्स के अंदर आएगा। नॉन करंट और टेंजेबल, सही है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स को आप लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना अपने पास। आगे मूव करें। तो एसेट किसको बोलते हैं बेटा, दोबारा मुझे बताओ सब लोग, शाबाश। हर वो चीज, बोलो, एसेट है जो कि क्या करे, तीन चीजों को फुलफिल करे। नंबर वन, जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। नंबर टू, कंट्रोलेबल हो। नंबर थ्री, जिसकी एक लाइफ भी हो, वो क्या कहलाएगी? तीनों चीजें जहां पे मिलेंगी वो चीज क्या कहलाएगी? एसेट्स कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा सर, फिर एसेट्स दो तरीकों से होते हैं। यूजफुल लाइफ के हिसाब से अलग ट्रीट होते हैं, और उनके नेचर के हिसाब से अलग ट्रीट होते हैं। अच्छा, यूजफुल लाइफ का क्राइटेरिया किसने बताया हमें? IS 1 ने बताया कि भाई यूजफुल लाइफ 1 साल की रखोगे तो ये बोलोगे, 1 साल से कम होगी तो क्या बोलेंगे एसेट्स को? करंट एसेट्स बोलेंगे, और 1 साल से ज्यादा होगी तो क्या बोलेंगे? नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर के हिसाब से क्या लिखा कि टेंजेबल और इनटेंजेबल। टेंजेबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं। इनटेंजेबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते। मैंने उसकी भी लिस्ट आपके सामने लिख दी है। किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज लिखी है, प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी तो मुझे समझ में आती है, एसिड होती है। ये प्लांट पौधों का क्या काम है कंपनी में? पावर प्लांट? नहीं नहीं, पावर प्लांट क्या, बिजली बिजली थोड़ी बना रहा हूं मैं। नहीं, वाटर प्लांट भी नहीं। वाटर प्लांट तो चलो अलग ही हो जाएगा ना, वो स्पेसिफिक हो गया वहां को। प्लांट एंड मशीनरी लिखा है। ये प्लांट कोई पौधे पौधे तो नहीं है कहीं ये? है, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इधर मुझे क्लास में बच्चे ने पूछा, सर वो सब तो ठीक है, ये बताइए पौधों का क्या काम है कंपनी के अंदर? तो मैंने कहा बंगी, ये पौधे नहीं है भाई, ये ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। क्लियर होती है बेटा सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है? और आप लोगों को भाई, ठीक है, चलो ओके। अब हम बढ़ते हैं सेकंड। क्या पूछना है, कुछ पूछना है? नहीं, ओके। अब हम बढ़ते हैं सेकंड अकाउंटिंग एलिमेंट के ऊपर, दैट इज माय कैपिटल। अच्छा, कैपिटल बोलो या ओनर्स इक्विटी बोले, एक ही बात है। क्या इन्वेस्टमेंट क्या? हाँ, ये पूरा बोलो ना। तो इक्विटी क्या होती है? लिखो अपने पास, इक्विटी इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, इक्विटी इज द amount of capital which is being invested by the owner। तो इक्विटी क्या होती है बेटा? ओनर की खुद की करी हुई इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस के अंदर, वो क्या कहलाती है? बिजनेस की इक्विटी कहलाती है। कि बिजनेस में मालिक की इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखो, बिजनेस में एसेट्स दो तरीकों से आते हैं। या तो ओनर खुद अपने पैसा लगाए, एक चीज। दूसरी चीज, मैं लोन वगैरह ले लूं और फिर कोई एसेट खरीद लूं। या तो मुझे प्लांट अपने पैसों को खरीदना पड़ेगा, भाई 100 करोड़ रुपए का प्लांट है, उन्होंने पूरे पैसे खुद लगाए, 100 करोड़ का प्लांट ले लिया। अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? लोन लेके लेना पड़ेगा। तो दैट इज समथिंग एल्स। तो जो ओनर की इक्विटी है, यानी कि जो बिजनेस में इक्विटी ट्रीट होगी, वो किसको बोलेंगे? कि ओनर की खुद की हुई इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल भाई, ये एक मैं ओनर बनाता हूं यहाँ पे, बड़ा स्टाइलिश सा, देखना।
ये मुंह है इसका। ये इसकी टोपी है। और ये इसके हाथ में क्या है? चाहिए, धुआं निकल रहा है। देखो धुआं ही बनाया मैंने। अब देखो ओनर ने, एक मिसाल के तौर के ऊपर बेटा इधर देखो, ओनर ने एक अपना बिजनेस खोला। ओके भाई, ये ओनर का बिजनेस है, ठीक है। अब इस ओनर के इस बिजनेस के अंदर उसने कुछ चीजें क्या करी, इन्वेस्टमेंट करी। सबसे पहली चीज, ये कैश लेकर आया, 5 लाख रुपए। हाँ भाई, कारोबार में कितने का कैश लेके आया? 5 लाख रुपए का कैश लेके आया। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर वगैरह लेकर आया भाई ये, मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए का। मोटर व्हीकल लेके आया भाई ये अपने पास, 1 लाख रुपए की। ठीक है। और क्या लेके आया, इन्वेंट्री लेके आया मिसाल के तौर के ऊपर, 4 लाख रुपए की। ठीक है। तो इस तरीके से इसने कुछ सामान खरीदा, मिसाल के तौर के ऊपर बिल्डिंग भी खरीद ली भाई, 10 लाख रुपए की। मुझे बताएं, क्या ये सारा सामान बिजनेस के लिए एसेट है या नहीं है? है, है एसेट है या नहीं है? मैं पूछता हूँ बेटा, टोटल एसेट कितने हैं? टोटल एसेट्स कितने हैं हमारे पास? बताओ, सबको ऐड करो। 22 लाख रुपए के है बेटा। ये जो मैंने नीचे 2 लाइन लगाई है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे शो में ही लगाई, देते हो मैंने कैलकुलेशन जब करी, तो पहले मैंने एक बार लगाया, 22 लाख लिख दिया, फिर मैंने 2 लाइनें लगाई। वो सर ऐसे ही है, स्टाइल में लिखा है, वो स्टाइल में नहीं लिखा ही है। अकाउंटिंग के जब भी हम कंप्यूटेशन क्लोज कर देंगे तो नीचे वाली लाइंस डबल बनाते हैं, ताकि अब इसके ऑनवर्ड्स कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और उस टाइम रह गई, ये देखो, 15,000 में से 16,500 मैंने माइनस करने थे। तो अकाउंटिंग में माइनस होने वाला फिगर बराबर में लिख के मैथ्स की तरह माइनस नहीं होता, नीचे लिख के उसको ब्रैकेट में लगाया जाता है, दैट मीन्स नेगेटिव। मैं बोलूं 1 लाख में से 80,000 निकालने हैं, तो मैथ्स में क्या करोगे, 1 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू 20,000, ये मैथ्स में करोगे। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं करोगे, अकाउंटिंग में करोगे 1,80,000 माइनस लाइक दिस, और फिर 20,000 इस तरीके से। ठीक है। तो अकाउंटिंग में माइनस होने वाला फिगर नीचे आएगा और नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर आएगा। बैलेंस पॉजिटिव बचेगा तो डायरेक्ट ही लिखा जाएगा, नेगेटिव होगा तो फिर अगेन वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जिस तरीके से मैंने लिखा था। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे थे कि एसेट्स किसको बोलते हैं, जो कि ओनर खुद लेके आया है। अच्छा, ये जो सारा अमाउंट बना, ये तो टोटल ओनर की इन्वेस्टमेंट भी तो थी ना, ओनर ने खुद ही इन्वेस्ट किया था, दैट मीन्स इक्विटी का अमाउंट भी इतना ही है, 22 लाख रुपए का। तो आप एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन समझ सकते हो, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। ये प्रॉपर नहीं है, अभी इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं किसके, टोटल इक्विटी के। मतलब बिजनेस में जो एसेट आएगा वो ओनर ही लेके आएगा ना। तो अगर मैं पूछता हूं आपसे, भाई बिजनेस में एसेट कितने के, तो आप बोलते हो 22 लाख रुपए के। ठीक है ना। अच्छा, मैं पूछूं बिजनेस में ओनर का हिस्सा कितना है, तो सर ये पूरे 22 लाख का है, क्योंकि सारा का सारा सामान ओनर ही लेके आया था। आज ही बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस के अंदर जो भी सामान अभी लेके आएगा वो टोटल एसेट्स बराबर होंगे किसके, टोटल इक्विटीज के बराबर होंगे, क्योंकि मालिक की इन्वेस्टमेंट ही हो रही है सारी की सारी। आ रही है बात समझ में? इस चीज को नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं।
ऑनलाइन स्टूडेंट सबको क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, कल क्लासेस होंगी आपकी, ठीक है ना? बहुत छुट्टियां मना ली हैं आप लोगों ने। अच्छा, किसी एक बच्चे को भी पढ़ाई की टेंशन हुई नहीं हुई कि यार क्लासेस नहीं हो रही, लॉस हो रहा है पढ़ाई का, है? या मस्त छुट्टी एंजॉय करी? लड़के को तो मेरे को पता है इन लोगों ने, उन्हें अच्छा ही नहीं हो रही। जूम क्लास रख तो सकते थे, लेकिन वो जूम क्लास रखने के लिए भी टीचर्स को तो कैंपस आना पड़ता ना। भाई जूम का सिस्टम तो यही है ना, मेरे घर पे ना कैमरा लगा हुआ है, चलो लैपटॉप मेरे पास है, ना कैमरा लगा हुआ है, ना इस तरह का सेटअप हुआ हुआ है, तो फिर ले ही नहीं पाऊंगा ना मैं क्लास। तो उसके लिए भी कैंपस तो आना पड़ता है टीचर्स को। मतलब सिर्फ इस बच्ची को टेंशन नहीं क्लासेस की, जो ये इसने ऑप्शन निकाला कि जूम की क्लासेस भी तो हो सकती है। अच्छा, क्विज किस किसने अटेम्प्ट नहीं किया? क्विज दिया था, क्विज मैंने ग्रुप पे, लड़कों तुमने सबने क्विज दिया है भाई? तुमने दिया है लड़के क्विज? लड़कियों में तो सबने दिया, रिदा का क्विज नहीं आया मेरे पास। क्वेश्चन मार्क लगा के? वो तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, आइंदा कभी अपना क्विज सबमिट करें तो अपना उसके साथ साथ नाम भी लाजमी लिख दें, ठीक है ना? रहेगा, कुछ हो नहीं रहा जब तक मैं क्विज ही ले लेता हूँ। अच्छा, एक दिन मैंने सवाल पूछे थे बच्चों से ग्रुप के ऊपर, एक दो बच्चों का छोड़कर सारे बच्चों ने मेरे को चिपकाने की कोशिश करी है। सारे बच्चों ने, सिर्फ एक दो बच्चों का सवाल के जवाब सही थे। हर किसी बंदे का सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंट आ रहा है। प्रिंसिपल वैल्यू एडिड टू इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अबे भाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू इंटरेस्ट में ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट कब से बनना शुरू हो गया? बस यही आ रहा हर किसी का, हर दूसरा वॉइस नोट ये। सिंपल इंटरेस्ट एडेड टू प्रिंसिपल वैल्यू, इट्स कॉल्ड इट सिंपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एडेड टू प्रिंसिपल वैल्यू इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अबे भाई, आयशा के तो वॉइस नोट नहीं आए ग्रुप पर, डिस्कशन जो थी वो वाली। क्यों? है, मेरा मूड नहीं था अभी, क्या आप? रिदा का भी नहीं आया, उरूज का भी नहीं आया। किया था आपने? मैसेज किया था, वॉइस मैसेज भेजा? मानूर का नहीं आया। सर मैं करने वाली थी, पर मैं जरूरी काम की वजह से रुक गई। ओके। लड़कों में तो नहीं आया किसी का भी। क्विज नहीं, जो मैंने डिस्कशन के तीन चार सवाल पूछे थे। अच्छा, एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि गॉसिप्स हो रही थी, वो मैंने मिस कर दी है। अबे भाई, कौन था ये? भाई गॉसिप्स का मतलब होता है ऐसी कोई फजूल की बात हो रही हो, उसको गॉसिप्स बोलते हैं भाई। वो डिस्कशन थी हमारी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 समझ नहीं आया, बस वो आपने कहा था क्लास में डिस्कस करेंगे, हाँ तो मैं कब मना कर रहा हूँ इस बात से, करेंगे क्लास में डिस्कस। अब कब करेंगे ये थोड़ी मैंने कहा था, करेंगे इंशाल्लाह। अकाउंटिंग क्लास, उसमें क्यूएम की क्लास में कर लेंगे डिस्कस, मसला नहीं है, ठीक है ना? चले बेटा, आगे मूव करें क्लास। अपने पास कितना टाइम है? चलो ओके, मैं एक सवाल लिखता हूं, उस सवाल को आप लोग कॉपी करें, फिर उस सवाल को सॉल्व करेंगे, और फिर हम छुट्टी करेंगे, उससे पहले छुट्टी नहीं करेंगे। ठीक है? चलो ओके। क्लास 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो रूह तो कब्ज नहीं हो जाएगी ना किसी की, बोलो सर ये क्या कर रहे हैं, 5 मिनट ऊपर हो गया है? बहुत बहुत तो नहीं आएगी ना बेटा? ओके। पूछना इसलिए फर्ज है मेरा, क्योंकि बहुत से लोगों को हो जाता है ऐसा।
भाई मेरे साथ साथ कॉपी करते हैं। इसका साइज बड़ा कर दूं भाई मैं? नजर नहीं आ रहा? यार ऐसा हो नहीं सकता नजर ना आ रहा। अब आ रहा है नजर? है? इतना काफी है? बेटा शाबाश, मेरे साथ साथ कॉपी करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओनर इन्वेस्टेड कैश अमाउंटेड टू रुपीज 900,000। ओनर brings three motor vehicles of rupees 70,000 each. Owner brings four laptops of rupees 50,000 each. Owner bought 10 furniture tables, of which five can be used in office or and rest of the tables will be used in home. Each table costs rupees 10,000. Owner bought four ACs of rupees 100,000 each, of which two can be used in office and rest of the ACs will be used in home. ठीक है? Owner invested further cash amounted to rupees 100,000 required. Calculate total assets and total owners equity. हाँ प्यारे बच्चों, कर लेंगे ना खुद से? चलो शुरू हो जाओ। बताओ कितने के एसेट्स हैं, कितने की ओनर इक्विटी क्या है?
सर नजर ही नहीं आ रहा, अब आ रहा है ना भाई नजर? ये तो अच्छा पहले का मैसेज है। ओके। चले भाई बताएं जरा शाबाश कैलकुलेट करके कि ओनर की इक्विटी कितनी है, ओनर के पास एसेट्स कितने के, क्या हिसाब किताब। अच्छा कल भी मैंने अकाउंटिंग क्लास लगाई है, ठीक है ना? क्यूएम पे क्लास फिर सैटरडे वाले दिन होगी, सही है। जी बेटा। हो गया है। और स्टूडेंट्स क्या सीन है? और स्टूडेंट्स हो गए प्यारे बच्चों? नहीं हो रहा? जो चीजें घर में लगाई हैं वो भी काउंट करें, पता नहीं फातिमा, आप क्या बोलती हैं? यही तो सोचने वाला पॉइंट है जो नया आया है। बाकी सब तो चीजें तो पुरानी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। यही सोचने वाला पॉइंट है। हाँ भाई। 12,20,000। ओके। हाँ भाई मानूर। आज मानूर खामोश बैठी हुई है क्योंकि इसकी बाकी दोस्तें नहीं आई है ना। 14 लाख। अच्छा 14,10,000 आ रहा है भाई इसका अमाउंट तो। बाकी रेदा और उरूज का क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। पीछे कुछ आया? याद रखें टोटल एसेट्स टोटल इक्विटीज बराबर होता है, अमाउंट दोनों का सेम आएगा। बेसिक अकाउंटिंग के विषय में यही पढ़ा ना कि ओनर जो भी सामान लेके आएगा इक्विटी में भी वही काउंट करेंगे, एसेट में भी वही काउंट करेंगे, तो दोनों बराबर होगा अमाउंट। 16,60,000।
ये 12 लाख रुपए निकाला है। कुछ ऑनलाइन वालों का क्या आ रहा है भाई? कुछ आया? नहीं आया। 16 लाख? नहीं, 1,66,000 लिखे फातिमा ने तो। बाद में एक जीरो कम लगाया, अगर 16,60,000 लिख रही है तो। चलो आओ, आ जाओ, मैं करता हूँ। देखो बेटा, एक बात को याद रखना। अभी हमने सीखा था कि टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज आपस में क्या होती हैं? बोलो। इक्वल होती है। अच्छा आओ, सबसे पहले ओनर ने कितना कैश लेके आया? 9 लाख रुपए का। तो दैट विल बी काउंटेड एज अ एसेट, और इक्विटी में भी हम वही 9 लाख रुपए काउंट करेंगे। ठीक हो गया भाई? हो गया, पहली ट्रांजेक्शन तो हो गई। सेकंड कह रहा है कि ओनर ने 3 मोटर व्हीकल्स लेके आया, 70,000 रुपए एक की कॉस्ट थी। तो अगर मैं मोटर व्हीकल लिखता हूं यहां पर, तो मुझे बताओ 70,000 रुपए एक की कॉस्ट थी, कितनी लेके आया? 7 3 2 लाख। और ये ओनर की भी इन्वेस्टमेंट थी, ऐसा ही है। फिर थर्ड पे क्या कह रहा है? ओनर ब्रिंग्स 4 लैपटॉप्स ऑफ रुपीज 50,000। तो लैपटॉप जो लिए हैं, तो कितने के होगा लैपटॉप बेटा? 50,000 का एक था, 4 लिए, तो 2 लाख रुपए के हमने लैपटॉप भी ले लिए। ये ओनर की इन्वेस्टमेंट में भी शामिल हो जाएंगे 2 लाख रुपए। ओके मेरे भाई। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? ओनर बॉट 10 फर्नीचर टेबल्स ऑफ विच 5 कैन बी यूज इन ऑफिस एंड 5 कैन बी यूज इन होम। ईच टेबल कॉस्ट रुपीज 10,000। एक बात को याद रखना, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो ओनर की नहीं करते। इस बात को ध्यान में रखना, हम किसकी अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस की। ओनर कौन है हम नहीं जानते। ओनर अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करता रहे, वो हमारा कंसर्न बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, दैट इज माय अकाउंटिंग की लिमिट। ठीक है ना? तो बिजनेस में कितनी टेबल्स आई? 5। तो मैं कंसिडर टेबल्स कितनी करूंगा? 5। पैसे कितने लिखूंगा? 50,000। भाई 10,000 की एक है ना, तो 5 टेबल कितने हो गए? 50,000 रुपये। अब वो घर कुछ भी लेके जाए या ना लेके जाए, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं टेबल्स लिखता हूं, तो 10,000 रुपीज का एक टेबल था, 5 टेबल्स वो बिजनेस में लेके आया, 50,000 रुपीज की टेबल्स आ गई। एंड ये इक्विटी के अंदर भी 50,000 रुपए हम ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके। अब क्या हुआ फिर? एसी खरीदे हमने, कितने के? 4 एसी खरीदे 1 लाख रुपए के हिसाब से, और फिर कह रहा है कि 2 ऑफिस में यूज होंगे और 2 घर में यूज होंगे, तो मैं कितने यूज करूं फिर? 2 लाख। तो आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए का एक एसेट था, 2 एसेट आपने यूज कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे बेटा 2 लाख रुपए के एसेट्स आ जाएंगे एसी के तौर के ऊपर, और इक्विटी के अंदर भी 2 लाख रुपए आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा जी। फिर ओनर ने फर्दर कैश भी लगाया है। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने नीचे कैश दोबारा लिख के 1 लाख रुपए लिखा है? कि कैश जो लिस्ट हमने लिखी है उसमें कैश दोबारा लिख के 1 लाख रुपए लिखा, कितने लोगों ने ऐसा किया है? हम दोबारा हेड नहीं बनाते, हम दोबारा अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। जो एक दफा अकाउंट ओपन हुआ हुआ है, हम उसी के अंदर पोस्टिंग करेंगे। जैसे मिसाल के तौर के ऊपर मैं मजीद मोटर व्हीकल परचेज कर लूं, तो ऑलरेडी मोटर व्हीकल का जो अकाउंट हमने बनाया हुआ है, जो बुक बनाई हुई है, उसी के अंदर पोस्टिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैश दोबारा से नहीं लिखूंगा, मैं यही शो कर दूंगा, और मैं इसको यही इरेज करके कितना कर दूंगा? 1 मिलियन कर दूंगा। ठीक है? अकाउंटिंग में हम दोबारा से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, उसी अकाउंट के अंदर ही क्या कर देंगे? रीपोस्टिंग कर देंगे, वही ऐड कर दूंगा। ठीक है? तो मुझे बताओ कि टोटल अब कितने बने एसेट्स? 16,60,000। और इक्विटी भी हमारी कितनी आ रही है? और चूंकि इसके बाद मैंने कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं करी, तो मैंने यहां पर इस कैलकुलेशन को क्लोज भी कर दिया, डबल लाइन लगाकर। आ रही है मेरी बात समझ में? है बेटा?
जो प्री मेडिकल वाले हैं, एसेट समझ में आता है क्या होता है, इक्विटी समझ में आती है क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे ही ना। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं फिर, और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास को हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, और फिर मजीद हेड्स भी देखेंगे, और फिर एक प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक हो गई भाई? तो इंशाल्लाह कल भी क्लास हमारी अकाउंटिंग होगी। अच्छा, आज लास्ट डेमो क्लासेस थे, आज के बाद सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के पास ही एक्सेस होगा क्लासेस का। आज की क्लास तो यूट्यूब पे अपलोड होगी, लेकिन कल आने वाली क्लासेस का ना ग्रुप के ऊपर लिंक आएगा, ठीक है, सिर्फ शेड्यूल में नजर आएंगी क्लासेस, ना ग्रुप के ऊपर लिंक आएगा, और ना ही यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अपलोड होंगे। लेक्चर्स अपलोड होंगे पोर्टल के ऊपर होंगे, क्लास का ऑनलाइन का लिंक जो है वो पोर्टल के ऊपर ही आएगा, जो ऑनलाइन ज्वाइन करना है किसी ने, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर कल दोबारा से मुलाकात करते हैं अकाउंटिंग क्लास में, ठीक है। अच्छा, क्यूएटी का क्या करना है, देखो आओ, क्यूएटी का क्या करना है। बहुत सा आप सब ने आईकेप में रजिस्ट्रेशन तो करवानी है, ऐसा ही है ना। ओके, जब आईकेप में आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ऐसे गूगल पे आ जाओ, और गूगल पे आने के बाद आप सर्च करना आईकेप, या आ गया आईकेप, इस पे क्लिक करो, ठीक है ना। आईकेप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसमें आ जाओ हाउ टू डू सीए के अंदर। हाउ टू डू सीए के अंदर आ रही क्या, ये देखो बेटा, न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, इस तरह से एक ब्लैंक ओपन हो जाएगा आपके पास, इसको ओके करो। अच्छा जी, अब क्या आएगा, अब आपसे कहेगा ये आईडी बनाओ, सबसे पहले तो कह रहा अपना सीएनआईसी नंबर डालो और पासवर्ड करो, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप न्यू स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करके आप अपना नाम डालो, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है बिलाल, आ गया बिलाल। अच्छा, यहाँ पे लेटर फिक्स्ड है, कोई कैपिटल और जो है ना वो फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते, जस्ट आपने सिर्फ टाइप करना है। फादर नेम डाल दो फरीद, मिसाल के तौर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप नहीं होगी, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट होगी, मंथ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ईयर्स यहाँ से आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, यही टाइप करना है। मिसाल के तौर पर 2000, हाँ भाई कब के हो, 4 के 5 के, कब, 7, 2007, यार ये क्या बात हो गई, वो 10-12 का तो कोई नहीं है ना, बोले सर 2012 भी रिसेंट, रिसेंट हमारा 2012 का है। मिसाल के तौर पर 2006 डाल दिया आपने, ओके, ये आ गया 2006। अब मंथ बता दो कोई एक, हाँ भाई, मई, 8 मई, आ गई डेट खुद ब खुद ही, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना जो भी है, नहीं मतलब मेल फीमेल जो भी आप हिसाब किताब है वो कर लेना। नेशनलिटी आपके पास सारी है, ठीक है ना, एक को छोड़ के, एक नहीं होगी इसके अंदर। ईमेल एड्रेस अपना डालना, वो एड्रेस डालना बाराए मेहरबानी जो कि वैलिड हो भाई, ऐसा नहीं डाल देना जो कि फिर बाद में परेशान हो तो बोला यार गलत डाल दिया मैंने ईमेल एड्रेस, अब क्या होगा। तो सारी ईमेल्स पे गलत ही एड्रेस के ऊपर जाके फेल्ड हो जाएंगी, आपके पास रिसीव नहीं होंगी। मोबाइल नंबर वो डालना जो आपके पास आपका चलता हुआ हो, ठीक है। आई के नियरेस्ट ऑफिस वगैरह सेलेक्ट कर लेना, 3 तलवार का ही है वैसे तो अपने पास। बेसिक क्वालिफिकेशन डाल देना, प्रोफेशनल डाल देना, यहाँ पे कहाँ से पता चला आपको। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड वो सेलेक्ट करेंगे जो भूल ना जाए, ऐसा नहीं हो पासवर्ड रख दो कोई ऐसा टेक्निकल के फिर 2 दिन बाद भूल जाओ। और इसको करके एग्री एंड रजिस्टर्ड के ऊपर चले जाना। जैसे ही आप एग्री और रजिस्ट्रेशन के ऊपर चले जाओगे ना, अच्छा यहाँ पे हो सकता है 2 ऑप्शन आए। पुराने उसमें तो ये होता था कि जैसे ही आप एग्री रजिस्टर करते थे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और ईमेल के ऊपर 2 कोड आते थे, अभी भी ऐसा होता है। तो जैसे ही आप एग्री और रजिस्टर करोगे ना, तो इसी तरीके से 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे होंगे, वो आपसे कहेगा कि पहले मोबाइल वाला कोड, पहले ईमेल वाला कोड है, मोबाइल वाला है, पहले ईमेल वाला कोड डालो। तो अपनी ईमेल करोगे ना तो वहां पे ओटीपी आ रहा होगा, वो ओटीपी वहां पोस्ट कर लिख देना। फिर मोबाइल पर जो नंबर डाला है उसमें मैसेज आएगा ओटीपी का, तो फिर वो पुट कर दोगे। जैसे ही आप रजिस्टर दबाओगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। अब बेसिक इंफॉर्मेशन तो ये आ जाएगी, फिर वहां पे एक डिटेल फॉर्म ओपन हो जाएगा,
कि आपके नाम वगैरह तो वहां पे फुलफिल होंगे सारे, सिर्फ कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह आपने वहां डालना होगा, और अपने क्वालिफिकेशंस की वहां पर पीडीएफ अपलोड करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जिस तरह से अगर सीएनआईसी बना हुआ है तो वो, नहीं है तो बेफॉर्म आपका होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए और मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए। ब्लू बैकग्राउंड की आपकी पिक्चर भी होनी चाहिए। वो साइज है 1x1 का। अब सब 1x1 का साइज कैसे लेके आएंगे? अब 1x1 के साइज के लिए यहाँ आना गूगल के ऊपर, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना पिक रिसाइजर, ठीक है ना, ये आ गया पिक रिसाइजर। जैसे इस पिक रिसाइजर पे क्लिक करोगे, ये कह रहा है देखो सेलेक्ट इमेज। जैसे ही आप सेलेक्ट इमेज करोगे ना, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कॉलम आ रहे होंगे साइज के। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर आपकी पिक्चर आ रही होगी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कॉलम आ रहा होगा। वहां पे कस्टम साइज में जाके 1x1 सेलेक्ट कर देना और उसको डाउनलोड कर लेना। वो 1x1 वाली पिक्चर हमने अपलोड करनी है वहां पर, ठीक है। तो इसी तरीके से जब वो पूरा फॉर्म आप कंप्लीट कर लोगे, उसको एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो फॉर्म कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहेगा। आपको लगेगा यार एक्सेप्ट मैंने किया, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होगा। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फॉर्म हिलेगा नहीं आपका, ना कोई विंडो ओपन होगी। आप फॉर्म को दोबारा स्क्रॉल अप करेंगे, ऊपर जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से एग्री किया, कहाँ गया वो, चला गया। मैंने यहाँ से वो एग्री किया, एग्री करने के बाद फॉर्म कहीं नहीं जाएगा। फॉर्म में वापस ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर एक टैब, जिस तरह से ये दो टैब्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे टैब आ रहा होगा मेक पेमेंट्स का। जिस तरह से एक रजिस्ट्रेशन का टैब था, फिर यहाँ पे टैब आ रहा होगा मेक पेमेंट्स का। जैसे ही मेक पेमेंट वाले टैब पे आप क्लिक करोगे, तो आपको दो ऑप्शंस देगा, इधर यू हैव टू पे ऑनलाइन, या आप पे करना चाहते हैं किस तरीके से, वाउचर के थ्रू। तो वाउचर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वाउचर आपके पास ओपन हो जाएगा। तीन कॉपीज इसमें आ रही होंगी, बड़ा वाउचर होगा, तीन आ रहे होंगे कॉलम्स, एक आईकैप कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी, एक बैंक कॉपी। वो वाउचर आप डाउनलोड कर लो, या अगर वो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, प्रिंट निकलवाओ, बैंक में सबमिट करवा दो। बैंक में जब सबमिट करवाओगे तो वो स्टूडेंट कॉपी और आईकैप कॉपी आपको दे देगा, बैंक कॉपी अपने पास रख लेगा। अच्छा, पुराने दौर में ये होता था 2014, 15, 13 में, 17 तक में, कि आप की जो आईकैप कॉपी है वो आईकैप में जाके सबमिट होती थी। तो लेकिन जब से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया, तो आईकैप कॉपी आपने सबमिट नहीं करनी। आईकैप की आईडी उसके ऊपर लिखी होगी, वो आपके नाम के हिसाब से पेमेंट आईकैप को पहुंच जाएगी। आईकैप कॉपी आप अपने पास रख लें, ठीक है। अच्छा, जब दोबारा फी स्टेटस आके चेक करेंगे ना, यहाँ पे दोबारा रजिस्ट्रेशन ओपन करेंगे, फी स्टेटस चेक करेंगे, तो वहां पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होता है। जैसे ही फीस पे करोगे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो वो अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा वहां पर। और आईकैप की तरफ से आपको एक मैसेज भी आएगा सीईएन नंबर का। किसका? सीईएन नंबर का। तो यहां आना, स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, माय प्रोफाइल में आ जाना। जैसे ही माय प्रोफाइल के अंदर आओगे, तो आपसे ये स्टूडेंट आईडी मांगेगा आपकी। चल जा भाई, ये रहा, लिखा ना, स्टूडेंट लॉगिन सीईएन नंबर सीआरएन। सीआरएन अभी आपका नहीं आएगा, सीईएन नंबर आएगा। तो सीईएन नंबर यहां लिखकर पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड अब ये वाला पासवर्ड नहीं जो हमने सेलेक्ट किया था, वो जो पासवर्ड हमने लिखा था वो आईडी क्रिएट करने के लिए लिखा था, ठीक है ना, वो आईडी बनाते वक्त यूज होगा। अब ये वाला जो पासवर्ड है ना, ये आईकैप आपको देगा, और ये पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ ही होती है, ठीक है। तो आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट की होती है, वही आपका पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे साइन इन करके आप पासवर्ड को दोबारा से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो, ठीक है ना। फिर लॉग इन करोगे तो बुक्स वगैरह और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सामने विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। कोई एक बच्चा जिसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह इंटर का रिजल्ट आ गया है, किसका रिजल्ट आ गया है? किसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है ऑनलाइन, ताकि हम क्लास में एज अ डेमो वो रजिस्ट्रेशन उस बच्चे की करके दिखा दें। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के साथ साथ वो आपसे पूछता है ऑब्टेन मार्क्स भी। तो हमने ऑब्टेन मार्क्स लिखने होते हैं। जैसे ही मैं ऑब्टेन मार्क्स लिख के उसको एक्सेप्ट और एग्री करूंगा ना, तो वो पीआरसी की जगह अगर वो 60% से ऊपर निकल रहा होगा तो पीआरसी का फीस आ जाएगी, और अगर 60% से बिलो होगी तो वो क्यूएटी की फीस दे देगा आपको ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं नहीं, ये वन टाइम होती है, ठीक है ना। भाई लड़कों में किसी का आया रिजल्ट? भाई किसी का रिजल्ट नहीं आया। क्यों भाई, क्या किया तुम लोगों ने?
है? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन जिसकी होनी है। चलो मैं एक बच्चा ढूंढता हूँ जिसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, ताकि उसके फिर मैं डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखा भी दूंगा कि किस तरीके से आपने अपलोड करने हैं। बराए मेहरबानी मोबाइल से ये काम मत करना, लैपटॉप से ही काम करना, ताकि विंडोज ओपन होती है यहाँ पर आपके सामने समझ में आ रहा होता है क्या होता है। मोबाइल में तो ओपन क्लोज करोगे तो वो गायब हो जाएगी फिर। ठीक है ना? इस तरीके से कर लीजिएगा। चलो बस इंशाल्लाह ताला फिर 3 से 4:30 कल अकाउंटिंग क्लास होगी। ठीक है? अल्लाह हाफिज।